नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा, सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित ये जो स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारी जो इस चर्चा है, ये महत्वपूर्ण चर्चा है और मैंने कहा कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन एक सीरीज चला रहा है, बढ़ते अपराध में महिलाओं की भूमिका। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर DP शर्मा साहब। आप हिंदी विभाग में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनूपपुर राजस्थान में। बड़ा महत्वपूर्ण होगा जब हिंदी विषय से कोई जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हिंदी का जो साहित्य इतिहास रहा है वो बहुत पुराना रहा है और जिसमें अपराधों की भी बेबाक चर्चा की गई है, महिलाओं की भी बेबाक पर चर्चा की गई है। उपन्यास जो हम पढ़ते रहते हैं, जो फिल्में हम देखते रहते हैं, वो और कुछ नहीं, जब हिंदी साहित्य की ही देन है, क्योंकि हिंदी का जो साहित्यकार है वही हमारे लिए कहानी भी लिखता है, वही हमारे लिए कविता भी बनाता है, वही हमारे लिए फिल्म भी बनाता है। तो जाहिर सी बात है, हम जहाँ एक तरफ टीवी को महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं, सिनेमा को महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं, वहाँ समाज सुधार में साहित्य और विषय को भी महत्वपूर्ण आयाम बता सकते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ DP शर्मे साहब हैं। शर्मे साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन के इस मंच पर, और चाहता हूं कि ये जो हमने टॉपिक आज रखा हुआ है, बढ़ते अपराधों में महिलाओं की भूमिका, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? दोपहर का नमस्कार सभी को मेरी ओर से। प्रणाम सर। जी सर। निश्चित रूप धन्यवाद दूंगा आपको और संस्था को मैं आभार प्रकट करूंगा कि मुझे आपने लायक समझा और मुझे विषय एक जो आपने दिया है, निश्चित रूप से ये एक सामान्य विषय है। इस पर चर्चा मुझे ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूँगा। मेरा अभिमत है, जैसा कि ये विदित है कि हमारा जो देश है वो प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का था और शुरू से हमारे देश की जो संस्कृति थी, जो परंपराएं थी, जो रीति रिवाज और रहन सहन था, उसमें महिलाओं की अपनी मर्यादा के अंदर और एक निश्चित सीमाओं में आबद्ध कर रखा गया। महिलाएं कहते हैं कि लज्जा ही नारी का श्रृंगार है, आभूषण है, और नारी जगत को शुरू से यत्र नार्यस् पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पूजनीया थी, वंदनीया थी, अर्चनीया थी। और जो कुछ हमारे देश की पुरानी जो व्यवस्था थी, संस्कृति थी, बड़ी सूझबूझ के साथ नारी जगत को एक मर्यादित और यहाँ तक कि गृहिणी, गृह लक्ष्मी की संज्ञा दी गई। और आदर्श भारतीय नारियों का भी हमारे देश में जो उनकी पतिव्रता और कहना चाहिए समाज सेविका के रूप में, पत्नी के रूप में, भगनी के रूप में, जननी के रूप में उनकी जो भूमिका रही है, वो प्राचीन काल में उसे भुलाया नहीं जा सकता। बहुत ही अनुकरणीय और समाज को एक आदर्श रूप देने में बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन कालांतर में कुछ नारी मुक्ति की आवाज मुखर होने, नारी को चाहार दीवारी के अंदर आबद्ध न कर, उसे प्रत्येक क्षेत्र में उन्मुक्त होकर, स्वच्छंद होकर वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाए। अब ऐसी अवस्था में धीरे धीरे हमारे देश की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता था, तथाकथित कि जो हमारे देश के बड़े बड़े शहर हैं, सभ्यता निवास करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शहरीकरण में जहाँ बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर तो और ज्यादा खुलापन देखने को मिलता है सर। नारी जगत में उनके पहनावा को देखिए आप,
अब जो विशेष रूप से पाश्चात्य संस्कृति का मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उसका अंधानुकरण किया गया है। और आज भारतीय नारी का जो परिधान है वो बिल्कुल बदल गया है, बदलता नजर आ रहा है। और ये कुछ ऐसे कारण हैं जो निश्चित रूप से सामयिक संदर्भ में एक चुनौतीपूर्ण बनती जा रही हैं। हमारे देश की जो संस्कृति थी और नारी को किस तरह से मतलब एक उस परंपरा के अंतर्गत, उस संस्कृति के अंतर्गत मर्यादा एक पर्दे के अंदर जो है ऋषि मुनियों ने जो सोचा था, और वो ये लगने लगा कि नहीं, नारी को चार दीवारी के अंदर आबद्ध किया गया। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम ज्यादा स्वच्छंदता यदि देते हैं तो उसका कुछ न कुछ दुष्परिणाम या कोई न कोई सामाजिक विकृति जन्म लेगी। और ये जो भी आज चुनौती बनती जा रही है, बढ़ते हुए जो अपराध हैं, कहीं न कहीं इन सब कुछ जो स्वच्छंदता का ही दुष्परिणाम नजर आता है। ज्यादातर उच्छृंखलता, उच्छृंखलता का जो भाव है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विकृति पैदा करती है। ऐसी अवस्था में जिस तरह से हमारा जो देश था, जिस तरह से हमारे देश में प्राचीन काल से जो एक व्यवस्था दी गई थी सर, वो व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत ही आदर्श व्यवस्था थी। और उसी आदर्श व्यवस्था को आज भी यदि हम आधुनिकता में भी देखें, लेकिन आज की आधुनिकता कुछ अलग नजर आने लगी है सर। और आज की आधुनिकता में ऐसा जो एक आवाज बुलंद हुई थी कुछ अर्थों पहले कि भाई मुक्त करो नारी को मानव, मुक्त करो नारी युग युग की निर्मम काया से जनन सखी प्यारी को। तो यहाँ पर मुक्ति की आवाज मुखर हुई और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी जो है शासन व्यवस्था में भी नारी को ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता निभाने का, भागीदारी सुनिश्चित करने का शासन ने भी निर्णय लिया। कई योजनाएं चलाई गई और नारी सशक्तिकरण अभियान भी चलाया गया। तो ये सारी तो बहुत अच्छी बात है, ये एक कल्याणकारी है, सकारात्मक है। किंतु कुछ चीजें हैं सर जो निश्चित रूप से हमारी मर्यादा और हमारे आदर्श व्यवस्था को कहीं न कहीं झकझोर रही हैं। और वो उसी का कुछ परिणाम इस तरह देखने को मिलता है। विशेष रूप से मैं चाहूंगा, जहां तक मेरा अभिमत है, कि जिस तरह से एक प्राचीन भारतीय आदर्श व्यवस्था थी नारी जगत की, और आदर्श नारियां इस देश में एक उदाहरण है, चाहे वो सती अनुसुईया की बात करें अपन, या फिर कहना चाहिए उर्मिला की बात करें, या फिर यशोधरा की बात करें, जो विशेष रूप से हमारे हिंदी साहित्य में राष्ट्र मैत्री शरण गुप्त जी नारी प्रधान जो काव्य लिखे हैं, मैं ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ सर उनके काव्य से। तो मैंने ये देखा, एक आदर्श जननी, एक आदर्श भगनी, आदर्श पत्नी, एक आदर्श समाज सेविका के रूप में जो नारी समाज में अपनी भूमिका निभाई है, तो वो चीजें कहीं न कहीं अब थोड़ा बहुत उसको उस व्यवस्था में जो ज्यादा जो वर्तमान समय में हम देखें कि नारियों को जो स्वच्छंद रूप दिया जा रहा है, और नारियों का जो परिधान पहले जो है जिस तरह की थी हमारी, और इसके अनुसार आज की नारियों में जो बदलाव दिखाई देने लगा है, वो कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था को चरमरा रही है, व्यवस्था में कहीं न कहीं से विकृति पैदा कर रही है। और ये सारी जो समस्याएं, कुछ चुनौतियां समाज में दिखाई देने लगी हैं, इससे हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हमारी तो बालिकाएं हैं, क्योंकि बालिका भविष्य की जननी होती है, और एक नारी का जो चरित्र है, जो उसका आदर्श है, वो पूरे परिवार और समाज को वह आदर्श रूप प्रदान करता है। तो नारी की जो भूमिका है, मैं समझता हूँ कि जो दोयम दर्जे की बात कर रहे थे, प्रथम दर्जा पुरुष को दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता पुरुष की अपेक्षा नारी प्रथम दर्जा की कारिणी है, घर को चलाने वाली है, और गृहिणी लक्ष्मी की संज्ञा उन्हें इसीलिए दी जाती है, वो एक आदर्श समाज का निर्माण करेंगे, क्योंकि वही घर को चलाती हैं,
सुसज्जित करती हैं, आकर्षणीय बनाती हैं और एक आदर्श रूप देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है सर। और यहाँ पर यदि नारी को कहना चाहिए थोड़ा ज्यादा स्वच्छंदता दिया गया, या फिर जो पाश्चात्य जो व्यवस्था है नारी जगत की, उसका यदि हमारे भारतीय संदर्भ में नारी जगत में लागू करेंगे, या जिस तरह दुनिया के विश्व के अन्य देशों की नारियां पूरी तरह से उन्मुक्त रहती हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र रहती हैं, और कहीं न कहीं श्रृंखल भाव नजर आती है। आज के समय में देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं सर, तो मीडिया में बहुत सारी बातें उछल करके आती हैं नारी के जगत का, और फिल्म जगत में भी आप देखिए सर, तो ये कहीं न कहीं से जो है नारी का जो एक कुछ श्रृंखलता, एक खुलापन जो पुरुष जगत में दिखाई देती है, उसके पहनावे में, उसके कार्य व्यवहार में, कार्यशैली में, उसकी स्वच्छंदता में, उसकी श्रृंखलता में, निश्चित रूप से समाज को प्रभावित करता है। और यहाँ पर एक चुनौती जरूर सामने नजर आती है कि मैं ज्यादा जो है इस परिप्रेक्ष्य में सर मैंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरा जो अभिमत है कि मैं नारी, क्योंकि सदियों से हमारा जो देश रहा है और हमारे देश की जो व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था बूझ-बूझ के साथ ऋषि मुनियों ने की थी, और सामाजिक जगत में भी उस आदर्श को लेकर हम रामचरितमानस का अध्ययन करें, जितने हमारे जो पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वे आदर्श हैं, और उसके अनुसार हम अपने देश की सभ्यता, अपने देश की संस्कृति की प्रतिस्थापना करें, और नारी की जो भूमिका है इस रूप में भी नजर आए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। और जो भी हमारे देश में ये वर्तमान में जो चुनौती दिखाई दे रही है, बढ़ते हुए अपराध में जो इस तरह का वातावरण नजर आ रहा है, समझता हूँ ये सारी चीजें खत्म होंगी। हमें जो है थोड़ा सा समाज को एक आदर्श रूप देने की जरूरत है, और साथ ही नारी शिक्षित बन रही हैं, शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। गांव में अभी सर ये चीज बहुत कम नजर आती है मेरे संदर्भ में। बड़े बड़े शहरों, खासतौर पर फिल्मी दुनिया में, बड़े कहना चाहिए बॉम्बे जैसे जो फिल्म उद्योग के केंद्र हैं, ऐसे जगहों में नारी जगत की जो जिस तरह का भी हम एक नजरिया देते हैं, भारत के बड़े बड़े स्थलों में कथाकथित ये कहा जाता है कि सब सभ्यता के क्षेत्र में सब लोग रहते हैं, लेकिन ये जो गांव का परिवेश है, गांव की तुलना में शहर में ज्यादा विकृति नजर आ रही है सर। और यहाँ पर हमें सूझबूझ की जरूरत होगी, यहाँ संवारने की जरूरत होगी, और व्यवस्था थोड़ा सा एक आदर्श रूप देने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। और यदि इस तरह का कुछ हमने संयम अपना ली, और ऐसे मर्यादाओं को हमने आत्मसात किया, कर लिया, और जो कुछ हमारी अब इतिहास है, कहते हैं कि ऐतिहासिक घटना जो शिक्षा दी जाती है, स्वयं परीक्षा लेने उनको लौट लौट है। हमारा इतिहास है, जो प्राचीनतम इतिहास है, इसका भी हम अनुकरण करें, अनुसरण करें। और आज हम इस तरह से मान रहे हैं कि आज हम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में तीव्रगामी जो प्रगति किए हैं, ये तो मायने रखता है, मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसका कुछ दुष्प्रभाव हमारे नारी जगत में, जो आज संचार के क्षेत्र में धूम मची हुई है, ये जो क्रांति फैली हुई है, इसका भी दुष्परिणाम ये समाज भुगत रहा है। इसका भी एक निगेटिव कहीं न कहीं से प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसी अवस्था में जो अपराध है, इनकी जो सीमाएं और बढ़ती जा रही है सर। ठीक है सर। हमें थोड़ा सा संयम और सुधार की जरूरत है। मेरी नजरिया से, मेरे दृष्टिकोण से ये बातें जो है ज्यादा चरितार्थ सिद्ध हो रही हैं, और यहाँ पर हमें ये चीजों पर सुधार की है। इन्हीं बातों के साथ सर मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं ज्यादा नहीं, बहुत
बहुत ही अच्छा वक्तव्य आपका सर, बहुत ही अच्छा वक्तव्य और बहुत ही अच्छी बातचीत, चर्चा भी बहुत अच्छी, और आपने बहुत सारी बातों को इशारों ही इशारों में कह भी दिया है। दोनों पक्ष होते हैं किसी चीज़ के, एक निगेटिव पक्ष भी होता है, किसी चीज़ का एक पॉजिटिव पक्ष भी होता है, और आप तभी किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं जब आप उसके दोनों पक्षों पर विचार करें। तो मैंने कहा था कि एक साहित्यकार की जो दृष्टि होती है, जो एक समाज विचारक की दृष्टि होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, वो उभय पक्षी होती है। तो सर मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि यदि आपके मनों में भी कोई ऐसा विचार हो, कोई ऐसा संकल्प हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे हम लोग चर्चा कर सकते हो, तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन के इस स्वैच्छिक दुनिया के मंच पर हम लोग आपका स्वागत करेंगे, आपको भी अपने साथ ऑनलाइन लेके आएंगे। और यदि कुछ जो हमारे रिसर्चर बच्चे हैं, जो हमारे शोधार्थी बच्चे हैं, जो हमारे शोधार्थी टीचर बंधु हैं, यदि आपको भी अपना कोई शोध पत्र सोशल रिसर्च फाउंडेशन को देना हो, तो स्क्रीन पर हमारे 6 जर्नल्स की जानकारी दी भी गई है। एशियन रेजोनेंस, पीरियोडिक रिसर्च, श्रृंखला, रिमार्किंग, इनोवेशन, एंथोलॉजी। ये जर्नल्स विश्व के 25,000 रिसर्च जर्नल्स के मध्य में स्थान रखते हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल की श्रेणी में हैं। तो यदि आपका भी कोई रिसर्च पेपर हमको प्राप्त होगा, कोई आपका जो पेपर है जिसे आप ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे, तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाने की एक मुहिम में शामिल है, और ऐसे तमाम उपक्रम हम किया करेंगे। तो सर्वे साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और कहीं मैं देख पा रहा हूं कि स्कूल कॉलेज के मध्य में ही आपने इसी समय में आपने हमको अपना समय दिया है। तो चलिए, फिर मैं आपको कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत नमस्कार करता हूं। जी 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 आपका नमस्कार आशीर्वाद है सर। जी।